हेलो एवरीवन। ये नई सुबह एक नया उमंग आपके जीवन में लेकर आए, नए जोश, नए उत्साह के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आनंद कुमार, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आगे की जानकारी आपको दूंगा। इसके पहले हमने बहुत सी जानकारियाँ पाई हैं। हमने रिएक्शन के बारे में जाना, हमने इक्वेशन के बारे में जाना, कैसे इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन कैसे कैसे होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि इसको बैलेंस कैसे करना है। हमने दो तरह की इक्वेशनों को पढ़ा, एक बैलेंस्ड था, दूसरा अनबैलेंस्ड था। उनको हमने बैलेंस्ड करना भी जाना। जो अनबैलेंस्ड थे उनको बैलेंस्ड करना भी जाना। जो बैलेंस्ड थे वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थे ही, तो उनके फेज को लिखना हमने जाना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस फॉर्म, ये सब हमने जाना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे की चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। अब जो हमारी नई क्लास है इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत हार्ड तो नहीं है, इजी ही है। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री, इसका क्लास 10th का, बहुत ही ईजी है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में इसको ख़त्म भी कर लेंगे और आपको समझ भी आएगा। तो चलिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या? ये वो रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कंपाउंड, ये सब सेपरेटली आपस में रिएक्ट भी करें तो प्रोडक्ट एक सिंगल ही बनता है। कितना भी ग्रुप में आ जाए, कितने भी 2, 4, 5 के साथ रिएक्ट करे, रिएक्टेंट कितना भी लंबा हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी नंबर के साथ आए, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनकर आता है तो मात्र एक होता है। इसे हम यूनिटी भी कहते हैं, कह सकते हैं, कहते नहीं, कह सकते हैं कि देखिए जब चारों तरफ से सब लोग लड़ रहे हो तो अच्छा है कि एक जगह मिल ले, सॉल्व कर ले। तो वही बात है, थोड़ी सी हमें अपनी जीने के तरीके को भी ये बतलाता है। तो वही है कि एलिमेंट टू एलिमेंट हो, एलिमेंट टू कंपाउंड हो, या कंपाउंड टू कंपाउंड हो, कितने भी नंबर के साथ हो, कितने भी संख्या में आए, लेकिन प्रोडक्ट जब ये बनेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। तो इसलिए इसका डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिएक्शन when single product is formed from the combination of two or more reactants। वैसे इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया है थोड़ा सा देखने में आपको टफ लग रहा हो, नहीं, डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके चले, हम पहले इजी वाले से लेकर चले। इजी वाले में क्या है कि जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो हम लोग काफ़ी बच्चे क्लास से ही इसको पढ़ रहे हैं, तो नमक बनाता है NaCl। तो हमने देखा कि दो एलिमेंट के एटम जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहा है, और वो सिंगल प्रोडक्ट कौन है?
NaCl सॉलिड फॉर्म में। तो ये चीज़ है कि रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में वो कंबाइन होकर एक हो गए। यहाँ जो आपके पास एग्जाम्पल है उसमें 2 कंपाउंड है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि वाटर है। दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे फेज तो CaO सॉलिड है, H2O लिक्विड है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ध्यान रखना है। सबस्क्रिप्ट इसमें यूज हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं, वो मैथ में होता है। ये जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो CaOH ब्रैकेट में और सबस्क्रिप्ट 2 यहाँ पे हो रहा है। कैसा बन रहा है? तो एक्वस फॉर्म तैयार कर रहा है। ठीक है। CaO को जब हम पानी में डालते हैं तो वो CaOH2 एक्वस फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमें 2 चीज़ मिलता है, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा इंडोथर्मिक। मैंने शायद इस पर पहले बात कर चुका था, लेकिन अगर आपको ध्यान में ना हो तो मैं इसे फिर से दोहरा दूँ। एक्सोथर्मिक जिसमें जब लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड में ही सॉलिड को डालते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट बनना शुरू हो जाए और वो हीट हमको महसूस भी हो, तो वो है एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट निकलना शुरू हो जाए। और इंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, जिसको अपने जीभ पर हम रखते हैं तो वो मेल्ट भी हो जाता है, लेकिन उसका हमको कुछ मालूम नहीं चलता है कि हीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए एक इक्वेशन देकर यहाँ पे एग्जांपल है। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन involved the absorption of the heat and thus it cools the surroundings. The decomposition of dead organism material is an endothermic reaction. हम कोई भी बड़ा हुआ चीज़ अगर देखते हैं तो हम हमेशा वो हमको दिखेगा ऐसा नहीं होता है। एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। क्या उसको हिट दिए हम? नहीं दिए, लेकिन फिर वो उसने ऐसा किया। तो वहाँ पे जो हिट हो रहा है, जो उसको एनर्जी मिल रही है, जैसा रिएक्शन हो रहा है, तो वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो चारों तरफ से वो ठंडा ही रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर वो डिकम्पोज हो रहा है। तो एंडोथर्मिक जिसमें किसी भी तरह का कोई हीट नहीं निकलता है और एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। हम एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ना नहीं चाहिए। एक टॉपिक को लेकर चलें, बेटर है, सबको समझ आएगा। अगर सारे टॉपिक्स को लेकर चलें तो फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा। जैसे जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इसके रिवीजन को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का एक बार में शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी होगी। चलिए, तब तक इसको देखिए, समझिए, सुनिए, पिछले वीडियोस को भी देखिए ताकि समझ में आए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहें, घर में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।